सो गाइज, अब जब हमने रिकरेंस रिलेशन को डिफाइन कर लिया, उसके एग्जाम्पल्स देखे जिसमें लैंग्वेज फॉर्म से कैसे उसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करके लाना है, ये भी एग्जाम्पल देखा। फाइनली हमने टाइप्स ऑफ रिकरेंस रिलेशन देखे जिसमें मेनली हमने थर्ड वाले टाइप को ही फोकस करना है, यानी हमें मेनली लीनियर रिकरेंस रिलेशन ऑफ होमोजीनियस टाइप को ही पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। सॉल्विंग लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन। इसमें भी जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो ऑर्डर 2 का ले रहे हैं, यानी हाईएस्ट और लोएस्ट में जो डिफरेंस है सफिक्स में वो 2 का है। मान लीजिए A1 1 दिया है, A2 3 दिया है और ये रिकरेंस रिलेशन दिया है लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला, और हमें इसको जनरेटिंग फंक्शन की मदद से सॉल्व करना है। तो हम एक जनरेटिंग फंक्शन डेवलप करते हैं। इसका आइडिया आपको मैंने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी दिया था, फिर से देख लें। कोई भी ऐसा फंक्शन जो सीक्वेंस an के कोफिशिएंट्स को मान के बनाया जाए पावर सीरीज, उसी को हम जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं। यानी fx जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा, a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस anx की पावर n अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये सीक्वेंस तो इन्फिनिटी तक जाएगी। अब यहाँ पे a1 a2 a3 जिनकी वैल्यूज़ हमें मालूम है वो रखना शुरू करते हैं। a1 की वैल्यू मालूम है 1, a2 की वैल्यू मालूम है 3, और फ्रॉम a3 ऑनवर्ड्स हमें ये रिकरेंस रिलेशन मालूम है। तो a3 को हम लिख सकते हैं 3a2 प्लस 4a1, a4 को लिख सकते हैं 3a3 प्लस 4a2 एंड सो ऑन। ये पूरे आपने वैल्यू सब रखते चले गए। शुरुआत के 2 टर्म तो सॉल्व हैं, उनको छोड़िए, x प्लस 3x स्क्वायर। बाकी यहाँ देखिए 3a2 x क्यूब, सबके पहले टर्म पिक करिए, 3a2 x क्यूब, 3a3 x की पावर 4 अप टू सो ऑन। उसमें से 3x कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी, प्लस सेकेंड इसमें से 4x क्यूब कॉमन ले लें, इनफैक्ट 4x स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये आएगा a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ध्यान से देखिए, जो ब्रैकेट में टर्म लिखा है ये वाला, ये तो fx बन गया 4x स्क्वायर fx, लेकिन यहाँ fx में एक टर्म कम है, कौन, a1x, तो इसे हम fx माइनस a1x लिख सकते हैं। तो fx माइनस a1x, a1 1 था। ऐसे लिखने पर जहाँ जहाँ fx आ रहा है, यानी fx इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ fx इटसेल्फ, तो जहाँ जहाँ fx आ रहा है वो पिक करके लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ। तो fx के बगल में यहाँ 3x, यहाँ 4x स्क्वायर, ये माइनस में आ गया, और यहाँ बचा 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और प्लस x, तो ये तो आपस में टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये बचा केवल x, और यहाँ अपॉन में इसके फैक्टर आ गए, 1 प्लस एक्स 1 माइनस 4x इसके फैक्टर हो रहे हैं। अब हमें इसको कुछ ब्रेक करके लिखना पड़ेगा, जैसे अगर मैं अभी पहले 1/5 हटा देता हूँ, यहाँ 1/1 माइनस 4x लिखा और यहाँ 1/1 प्लस x लिखा। आप सोचिए इसमें केवल x लाना है तो 1 कैंसिल हो जाना चाहिए, तभी तो बीच में माइनस लगाया। तो यहाँ 1 प्लस एक्स और यहाँ 1 माइनस 4x, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 4x और यहाँ x आ जाएगा, तो 5x आ जाएगा ऊपर, लेकिन चाहिए x, तो 1/5। इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन करना कहते हैं, इज नोन एज पार्शियल फ्रैक्शन। सो ये भी टेक्निक आपको आगे पढ़ाई जाएगी, जिनका इंटरेस्ट है वो इसको सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो इसको अब हम एक जीपी के समेशन के फॉर्म में सोच सकते हैं। जैसे आप सोचिए ये क्या लिखा है, ये लिखा है a/1 माइनस आर, जहाँ पे r की वैल्यू 4x है और यहाँ r की वैल्यू -x है, तो ये पूरा एक जीपी का समेशन आ गया, 1 प्लस 4x का होल स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी, और ये भी एक जीपी का समेशन आ गया, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा क्योंकि यहाँ कॉमन रेशियो -x। ओके, अब वापस चलते हैं। ये बताइए an किसका कोफिशिएंट था, x की पावर n का, तो यहाँ पे भी x की पावर n का कोफिशिएंट ढूंढते हैं। यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 स्क्वायर है, तो x की पावर n का कोफिशिएंट 4 रेज़ टू पावर n होगा।
यहाँ ऑड वालों के साथ माइनस आ रहा है, इवन वालों के साथ प्लस आ रहा है, तो हम इसे -1 की पावर n कह सकते हैं। यानी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन fx, वही तो an होगा, और हमें an ही तो सॉल्व करना था, वो आ गया 4 की पावर n माइनस -1 की पावर n अपॉन 5। मान लो यकीन ही नहीं हो रहा तो हम यहाँ पे n की वैल्यूज़ डाल के चेक कर लेते हैं। n की वैल्यू मैं 1 डालूँ, वेरीफाई कर रहे हैं, n की वैल्यू 1 डालूँ तो 4 माइनस -1 ये 5 हो जाएगा, 5/5 1। n की वैल्यू 2 डालूँ तो 16 माइनस 1 आ जाएगा, 15/5, 15/5 3, तो 2 मैच हो रहे हैं। ऐसे ही आगे सारे मैच हो जाएंगे। सिमिलरली सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें फिबोनाची सीक्वेंस को सॉल्व करके एक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला लाना है। यानी आपको दिया हुआ है a1 इक्वल टू 1, a2 इक्वल टू 1 और an इक्वल टू an-1 प्लस an-2 ट्रू फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, n बीइंग ए नेचुरल नंबर। हम इसे फिर से जनरेटिंग फंक्शन की मदद से सॉल्व करेंगे। यानी हमने एक ऐसा फंक्शन मानना है जो कि एक पावर सीरीज़ के फॉर्म में, जिसके कोफिशिएंट इस सीरीज़ के मेंबर्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे। यानी fx इक्वल टू a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस अप टू an x की पावर n अप टू इन्फिनिटी। और सिंस वेरिएबल x आप मान रहे हैं तो हमने यहाँ मॉड x लेस देन 1 माना है, सो दैट कि हम gp का समेशन अप्लाई कर पाएँ। ध्यान दीजिएगा, a1 की वैल्यू तो 1 है, a2 की वैल्यू भी 1 है, लेकिन a3 ऑनवर्ड्स हमें पिछले दो टर्म्स का समेशन लिखना है। तो a3 इज a1 प्लस a2, a4 इज a2 प्लस a3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट x प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा सबके पहले पहले टर्म ले लिए, a1x क्यूब प्लस a2x की पावर 4 प्लस a3x की पावर 5 एंड सो ऑन। उसमें से x स्क्वायर कॉमन ले लें तो a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट तक आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड मेंबर ले लिए तो a2x क्यूब प्लस a3x की पावर 4 और उसमें से हमने x कॉमन ले लेना है ताकि a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी, यानी ये भी fx जैसा बन जाए और ये भी fx के जैसा बन जाए। ये तो प्योरली fx ही है, लेकिन ये fx में एक टर्म कम है, a1x नहीं लिखा हुआ यहाँ, तो इसे हम fx माइनस a1x लिख सकते हैं और a1 की वैल्यू 1 थी। और फिर से सेम मैनर में यहाँ से fx सारे कलेक्ट करके लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ केवल x बचा। अब पिछली बार तो फैक्टर बड़ी आसानी से हो गए थे, लेकिन इसके जो फैक्टर हैं वो उतनी आसानी से नहीं होंगे, इरेशनल फैक्टर आएंगे। तो बेटर है कि अभी हम इसके फैक्टर्स मान लेते हैं 1 माइनस अल्फ़ा एक्स और 1 माइनस बीटा एक्स। ध्यान से देखिए, ये एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस बीटा एक्स और ये 1 माइनस अल्फ़ा एक्स यहाँ जाएगा, तो अल्फ़ा तो 1 से 1 कट जाएगा, अल्फ़ा एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, तो अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स न्यूमरेटर में आ जाएगा, उसको काउंटर बैलेंस करेगा अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये x अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा एक्स 1 माइनस बीटा एक्स सॉल्व करने पे, यानी आपने इसके फैक्टर ये माने हैं। तो कंपेयर कर लेते हैं, अगर इसके फैक्टर ये माने हैं तो इनको मल्टीप्लाई करने पे वापस वो आ जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले हम इस जीपी को सॉल्व कर लें। यानी fx इक्वल टू 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा, और इस जीपी का समेशन ये a अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 प्लस अल्फ़ा एक्स का होल स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। ऐसे ही 1 प्लस बीटा एक्स का होल स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। तो ध्यान से देखिए, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, अल्फ़ा माइनस बीटा एक्स की पावर 1, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एक्स की पावर 2। तो मेरे को तो x की पावर n की बात सोचनी है, क्योंकि x की पावर n का ही तो कोफिशिएंट an है, तो an हो जाएगा अल्फ़ा की पावर n माइनस बीटा रेज टू पावर n, और सबके साथ अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन में तो है ही है, तो यही आंसर है। लेकिन ये अल्फ़ा और बीटा क्या आने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। अगर हम इस 1 माइनस अल्फ़ा एक्स 1 माइनस बीटा एक्स को इस एक्सप्रेशन के बराबर लाना चाहते हैं तो पहले इसको सॉल्व करके इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व किया तो 1 माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -1 है।
तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी क्वाड्रेटिक के सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिए हुए हैं, उससे वो क्वाड्रेटिक जनरेट कर लेते हैं टी के टर्म्स में। तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इक्वल टू 0, और वो रूट सॉल्व करें तो आ रहे हैं 1 प्लस रूट 5/2 और 1 माइनस रूट 5/2। यहाँ वो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, 1 प्लस रूट 5/2 की पावर n, 1 माइनस रूट 5/2 की पावर n, और नीचे जो डिफरेंस आएगा 1 प्लस रूट 5/2 से 1 माइनस रूट 5/2 घटाओगे तो रूट 5 आ जाएगा। ये फॉर्मूला आ गया, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला आ गया an का, इसी को हम बिनेट फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने किसकी हेल्प से निकाला है? जनरेटिंग फंक्शंस की मदद से। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। टाइलिंग ए 2x n रेक्टेंगल विद 2 टाइप्स ऑफ टाइल्स। ये दो तरह की टाइल्स दी हुई हैं आपको, एक 1x1 की और ये एक L शेप टाइल दी हुई है, जिसमें ये डायमेंशन 2 की है, ये भी 2 की है, और अंदर ये 1 और 1 है। मतलब एक तरह से 2x2 के स्क्वायर में ये 1x1 का एक स्क्वायर मिसिंग है। आपको रिकर्सिव फॉर्मूला निकालना है, केवल सॉल्व नहीं करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। रिकर्शन निकालने के लिए पहला स्टेप ये होता है कि मान लेते हैं कि an इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग सो। अब हम कितनी तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, कितने यूनिक वे से स्टार्ट कर सकते हैं, ये देखना होता है। तो हो सकता है कि आप शुरुआत जो 1 की लेंथ है उसको आप ऐसे फिल करें, या फिर 2 की लेंथ है तो उसको आप ऐसे फिल कर सकते हैं, और 3 की लेंथ है तो उसको आप यूनिकली ऐसे फिल कर सकते हैं। कोई कहे 3 की लेंथ में मैं यहाँ पे ऐसे पहले ये 1-1 के ब्लॉक लगा लूँगा, तो वो नहीं माना जाएगा क्योंकि वो इससे मैच हो जाएगा। यानी आपको यूनिकली कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वो आपको देखना। तो 1, 2 और 3 तरीके हैं यूनिक स्टार्ट के। इसके बाद अगर आप कुछ सोचेंगे तो फिर वो स्टार्ट यूनिक नहीं रहेगा, सेम हो जाएगा। तो 3 केसेस हो गए इस तरह से। अब मान लीजिए आपने ये 2 टाइल्स 1x1 की लगा ली, और तो यहाँ पे n-1 लेंथ बची। तो ये 2 टाइल्स लगाने का एक ही तरीका है, तो 1 × an-1, यानी an में हम देख रहे हैं कितने तरीके से हम an ले सकते हैं। तो एक ये तरीका हो गया 1 × an-1। ओके, अगर स्टार्टिंग की 2 लेंथ आपने फिल कर दी इस तरीके से, तो अब आप इस टाइल को रोटेट करिए। तो ये 1x1 की टाइल यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, या यहाँ हो सकती है। इसको रोटेट करते जाइए तो 4 यूनिक वेज आपको दिख रहे हैं। तो यानी 4 तरीके से ये 2 की लेंथ फिल किया आपने, और बची हुई n-2 की लेंथ आपने an-2 तरीके से फिल की, क्योंकि n लेंथ को फिल करने के नंबर ऑफ वेज हैं an, तो n-2 लेंथ को फिल करने के वेज होंगे an-2 प्लस। अब 3 की लेंथ ऑलरेडी फिल हो गई है 2 तरीकों से, 3 की लेंथ 2 तरीकों से फिल हो गई, मल्टीप्लाइड बाय बची हुई n-3 की लेंथ an-3 तरीके से फिल होगी, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसके अलावा आप जो भी सोचेंगे तो आपको शुरुआत सेम दिखाई देगी, इसलिए या मतलब अगर आप सोचोगे 3 वाली जो लेंथ है वो मैं पहले 2 ब्लॉक्स 1 और 1 के भर लूँ और फिर ये वाला सेट लगा दूँ, तो वो इससे रिजेंबल कर रहा है। या अगर आपने सोचा पहले ऐसे भर देता हूँ और फिर 2 ब्लॉक्स ऐसे लगा देता हूँ, तो वो सेकंड वाले की स्टार्ट से रिजेंबल कर रहा है। यानी स्टार्टिंग यूनिक होनी चाहिए। अब ये रिकर्सिव सीक्वेंस आ गई, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं जब तक हमें शुरुआत के टर्म्स नहीं मालूम। इसका ऑर्डर कितना है? 3, थर्ड ऑर्डर की है, इसलिए शुरुआत के हमें 3 टर्म्स मालूम होनी चाहिए। जैसे A1 अगर 1 लेंथ का होता और उसके भरने के तरीके एक ही होते हैं, 1 लेंथ यानी A1 = 1। A2 में ये 1 वाला जो है ना क्यूमुलेट करता है, यानी कि आप A2 में एक तरीका ये रख सकते हैं कि ये 1 आपने भर ही लिया था और इसमें भी सिंगल 2 ब्लॉक लगा दीजिए, तो एक तरीका ये हो गया, और 4 तरीके ये रोटेट होके आ रहे हैं, तो 1 + 4 = 5। A3 में 2 तरीके तो ये हो गए, 4 तरीके ये थे, इसी में 2 ब्लॉक सिंगल और लगा दीजिए आगे, मतलब इधर, तो और इसको रोटेट कर दीजिए,
तो और वही ब्लॉक आप इधर भी लगा सकते हैं, तो 8 तरीके हो गए। यानी 2 ब्लॉक्स आपने यहाँ लगाए और पहले 2 ब्लॉक्स यहाँ लगाए और फिर ये 4 बार रोटेट करेगा, ऐसे 4 केसेस, या फिर 2 ब्लॉक आगे लगाए और फिर ये बाद में लगाया, तो ये टोटल 8 फेज हो गए। या फिर आप क्या करो, तीनों में सिंगल सिंगल ब्लॉक लगा दो, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो वो एक तरीका हो गया। तो टोटल 11 तरीके हो गए। अब A1 A2 A3 आ गया, A4 A5 A6, A4 निकालना होगा तो क्या आएगा, A4 निकालना हो तो आ जाएगा A3 + 4 A2 + 2 A1। ऐसे A5 निकालना हो तो क्या आ जाएगा, A5 निकालना हो तो आ जाएगा A4 + 4 A3 + 2 A2 एंड सो ऑन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन पढ़ने के लिए हमें कुछ थ्योरम्स जाननी पड़ेंगी। तो पहली थ्योरम देखते हैं कि अगर कोई लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है ऑफ द टाइप जिसमें ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है, हम इसी की बात करने वाले हैं, an + c1 an - 1 + c2 an - 2 + ck an - k = 0। ऑब्वियसली यहाँ ck नॉन ज़ीरो है और an - k भी नॉन ज़ीरो है। अगर ऐसा है और अल्फा n और बीटा n इस रिकरेंस रिलेशन के सॉल्यूशन है, तो अल्फा n + बीटा n भी इसका एक सॉल्यूशन होगा, k × अल्फा n भी इसका एक सॉल्यूशन होगा, वेयर k, या इसको x कर लो, k क्योंकि हमने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, तो ये x × अल्फा n भी इसका एक सॉल्यूशन होगा, यहाँ x एक कांस्टेंट है। और अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन की बात करें कि लैम्डा अल्फा n + म्यू बीटा n, जहाँ पे लैम्डा और म्यू कांस्टेंट है, वो भी इसका एक सॉल्यूशन होगा। प्रूफ देखते हैं। मान लीजिए अल्फा n इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो जहाँ जहाँ an आ रहा है वहाँ आप अल्फा n रिप्लेस कर दें। तो अल्फा n, यहाँ an - 1 था तो यहाँ अल्फा n - 1, यहाँ अल्फा n - 2 और यहाँ अल्फा n - k आ जाएगा। सिमिलरली बीटा आ जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड करने पर पहले ब्रैकेट में अल्फा n + बीटा n आ गया, C1 के साथ दूसरे ब्रैकेट में अल्फा n + बीटा n - 1 आ गया, C2 के साथ अल्फा n - 2 + बीटा n - 2 आ गया, और सिमिलरली CK के साथ अल्फा n - k + बीटा n - k आ गया। इसका मतलब ऐसा लग रहा है, अब इसकी जगह an रिप्लेस कर दो, ऐसा लग रहा है जैसे an के प्लेस पे अल्फा n + बीटा n रखा गया है। इसका मतलब अल्फा n और बीटा n अगर किसी लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन के सॉल्यूशन हैं, तो अल्फा n + बीटा n भी उसका एक सॉल्यूशन होगा। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में भी यही क्लेम था कि अल्फा n + c1 अल्फा n - 1 + c2 अल्फा n - 2 + ck अल्फा n - k = 0 है। अब पूरी इक्वेशन में आप एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो यानी x का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ऐसा लग रहा है जैसे पहला हो जाएगा अल्फा n × x, x अल्फा n, दूसरा हो जाएगा c1 के साथ x अल्फा n - 1, c2 के साथ हो जाएगा x अल्फा n - 2 और ck के साथ हो जाएगा x अल्फा n - k = 0। यानी कि क्लियरली an बराबर x × अल्फा n भी उसका एक सॉल्यूशन होगा। Combining these two results, first and second, we can easily say कि अल्फा n एक सॉल्यूशन है तो लैम्डा अल्फा n भी एक सॉल्यूशन होगा, बीटा n एक सॉल्यूशन है तो म्यू बीटा n भी एक सॉल्यूशन होगा, इसलिए उनका एडिशन भी एक सॉल्यूशन होगा। और इसी बात को हम जनरलाइज करके भी बोल सकते हैं कि अगर अल्फ़ा 1n, अल्फ़ा 2n, अल्फ़ा 3n, अल्फ़ा pn उसके साथ खूब सारे सॉल्यूशंस हैं लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन के, तो उन सब का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, हर एक में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दो, यानी k1 अल्फ़ा 1n + k2 अल्फ़ा 2n + k3 अल्फ़ा 3n + kp अल्फ़ा pn is also a solution. This is called most general solution. थ्योरम 2 की बात करते हैं। कहा गया एनी लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन obviously with the constant coefficient will have solution of the type r⁻n where r is a constant of real or complex type.
इफ देयर आर नो इनिशियल टर्म्स गिवन, आपको एक नो इनिशियल कंडीशंस आर गिवन ये कहा गया है, यानी मान लो an प्लस सी वन an माइनस वन प्लस सी टू an माइनस टू प्लस सी के an माइनस के इक्वल टू 0 गिवन है। आपने एज्यूम किया कि an इक्वल टू आर की पावर n इसका एक सोल्यूशन होगा, तो चलो चेक करते हैं। चूँकि r की पावर n इसका एक सोल्यूशन होगा तो r की पावर n इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर r की पावर n यहाँ पे रख दें, इसकी जगह r की पावर n माइनस वन रखना चाहिए, इसकी जगह r की पावर n माइनस टू और यहाँ r की पावर n माइनस के, ध्यान दें। और r की पावर n इनमें से सब में से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 1, ये आ गया c1 बाई आर, ये आ गया c2 बाई आर स्क्वायर और ये ck बाई आर की पावर k। और जब आप एलसीएम लेंगे तो ये r की पावर k यानी kth डिग्री की एक पॉलिनोमियल आ जाएगी। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या था? इस रिकर्सिव सीक्वेंस का ऑर्डर क्या था? kth ऑर्डर की थी, kth ऑर्डर की थी, इसीलिए ये kth डिग्री की पॉलिनोमियल आई। और kth डिग्री की जो पॉलिनोमियल होती है, इस इक्वेशन को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं, और इसके k रूट्स होंगे, उन्हें हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहेंगे। इन k रूट्स को हम क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। इनका क्या महत्व है देखते हैं। ऑब्वियसली वो जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आएंगे R1, R2, R3, Rk, यानी वो सारे इसके सॉल्यूशंस देने वाले हैं। यानी R1 की पावर n भी इसका सॉल्यूशन होगा, R2 की पावर n भी इसका सॉल्यूशन होगा, R3 की पावर n भी इसका सॉल्यूशन होगा और Rk की पावर n भी इसका सॉल्यूशन होगा। और चूंकि इसके k सॉल्यूशंस आ गए हैं तो हम बोलेंगे, अभी हम मान के चल रहे हैं ये k डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, ठीक है, ये सारे अलग अलग हैं। तो अगर इसके k सॉल्यूशंस आ गए हैं ये, तो इनके जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा an इक्वल टू लैम्डा 1 r1 की पावर n प्लस लैम्डा 2 r2 की पावर n प्लस लैम्डा के rk की पावर n, ये इसका मोस्ट जनरल सॉल्यूशन होगा। अब इसको एग्जाम्प्लीफाई करके बताता हूँ ताकि चीज़ें समझ में आए अच्छे से। देखिए, बहुत ही बेसिक इक्वेशन से शुरू करते हैं। an माइनस टू an माइनस वन इक्वल टू 0। ध्यान से देखो तो ये GP है, लेकिन इस रिकर्सिव सीक्वेंस की कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि इसमें फर्स्ट टर्म ना दिया जाए। तो अभी हमने फर्स्ट टर्म लिया नहीं है, बस ये सीक्वेंस दी हुई है आपको और हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो जैसा कि मैंने बताया था, r की पावर n इस तरह की जो होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन होता है उसका एक सॉल्यूशन जरूर होता। तो r की पावर n को इसका एक सॉल्यूशन मान लिया गया। अब r की पावर n यहाँ सेटिस्फाई करना है तो यहाँ r की पावर n माइनस वन आ जाएगा, और इससे r की नॉन जीरो वैल्यूज़ निकालें तो r इक्वल टू 2 आ रहा है। r की नॉन जीरो वैल्यूज़ क्या आ रही हैं? 2। तो इसका मतलब 2 की पावर n इसका एक नॉन जीरो सोल्यूशन होगा। कोई कहे जीरो वाला सोल्यूशन, वो तो होगा ही होगा, an इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन है। ओके, अच्छा, 2 की पावर n इसका एक सोल्यूशन होगा। देखो सेटिस्फाई भी कर रहा है, 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस वन इंटू 2 आ जाएगा ना, तो सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो इसका मतलब इसका एक सोल्यूशन 2 की पावर n है। लेकिन अभी यहाँ कोई इनिशियल कंडीशन नहीं गिवन थी, ठीक है। मतलब ये हम तब बोल पाए जब नो इनिशियल कंडीशन इज गिवन, यानी फर्स्ट टर्म क्या है वो सब नहीं लिखा हुआ। अब मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हमें जो 2 की पावर n इसका सॉल्यूशन आया था, पता नहीं वो इस कंडीशन को फुलफिल कर पाए या नहीं कर पाए, तो ऑब्वियसली नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। If 2 की पावर n is a solution of the recurrence relation, then an is equal to lambda 2 की पावर n is general solution। और इसकी मदद से हम a1 निकालते हैं। ये a1 कितना देगा? 2 लैम्डा, और आपने a1 कितना गिवन था? 3, तो 2 लैम्डा इक्वल टू 3 लिखा, तो लैम्डा की वैल्यू 3/2 आ गई, वो सब्सटीट्यूट कर दिया तो an फॉर्मूला आ गया 3 इंटू 2 की पावर n माइनस वन। और अगर आप वो GP से निकालेंगे तो भी सेम आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। फिर से
मैं शुरुआत में इनिशियल कंडीशन लिख तो दी, लेकिन ये शुरुआत में आप अप्लाई नहीं करेंगे। आप केवल रिकरेंस रिलेशन को देखें, an माइनस 3 an माइनस 1 माइनस 4 an माइनस 2, ये kth ऑर्डर यानी सेकेंड ऑर्डर का है। तो आप ध्यान दें कि अगर मैं r की पावर n को इसका सॉल्यूशन मानता हूँ तो r की पावर n माइनस 3 r की पावर n माइनस 1 माइनस 4 r की पावर n माइनस 2, इसमें से आप r की पावर n माइनस 2 कैंसिल कर दें, ज़ीरो में डाल दें, तो r स्क्वायर माइनस 3r माइनस 4 इक्वल टू 0। ये क्या आ गई? ये आ गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। कैसे? ध्यान देना, इसका कोफिशिएंट था 1 तो ये आ गया r स्क्वायर के बगल में 1, इसका कोफिशिएंट था 3 और एक कम हो गया तो ये 3r की पावर 1 और ये 4 ओनली जो सबसे छोटा वाला है इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स आ गए 4 और माइनस 1, और सिंस हमने r की पावर n को एक सॉल्यूशन माना है तो 4 की पावर n और माइनस 1 की पावर n जो दो रूट्स आए थे उस तरह के दो उसके सॉल्यूशंस आ गए। ठीक है, यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सॉल्यूशंस हैं, तो चलो सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। और याद रहे अभी इनिशियल कंडीशंस हम पिक्चर में लाए नहीं हैं। ठीक है, तो यानी 4 की पावर n डाल के देखते हैं। यहाँ पे लिखा 4 की पावर n माइनस 3 इंटू 4 की पावर n माइनस 1 माइनस 4 इंटू 4 की पावर n माइनस 2। तो ये 4 की पावर n है, इस 3 को आप 4 माइनस 1 लिख दीजिए और ये 4 इंटू 4 की पावर n माइनस 2 विल बिकम 4 की पावर n माइनस 1, और ये वाला 4 की पावर n इस पहले वाले से कट जाएगा और ये दूसरा वाला इधर से कट जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। ऐसे ही माइनस 1 की पावर n रख के देखते हैं। माइनस 1 की पावर n माइनस 3 इंटू माइनस 1 की पावर n माइनस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 की पावर n माइनस 2। ध्यान दीजिएगा, ये अगर मैं माइनस सेटल करूँ तो ये माइनस 1 की पावर n और ये माइनस अंदर गया तो ये 3 इंटू माइनस 1 की पावर n, और अगर इसको माइनस 1 की पावर n माइनस 2 में से माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 कर दूं तो यहाँ माइनस 4 की पावर माइनस 4 इंटू माइनस 1 की पावर n बचा, जो कि आपस में सारे ये दोनों मिल के इससे कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर इनिशियल कंडीशंस पे ध्यान ना दिया जाए तो इसके दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं, एक 4 की पावर n और एक माइनस 1 की पावर n। इसीलिए इसका मोस्ट जनरल सॉल्यूशन आ रहा है लैम्डा इंटू 4 की पावर n प्लस म्यू इंटू माइनस 1 की पावर n, जो आपको थ्योरम बताई थी पहली उसके आधार पे। तो अब आप क्या करें, अब आप इनिशियल कंडीशंस फॉलो करें क्योंकि आपको इस लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a1 आपका यहाँ के हिसाब से a1 कितना आ रहा है, 4 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू a1 1। दूसरा 16 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 2 आ जाएगा। इन्हें सॉल्व किया तो लैम्डा की वैल्यू 3/20 और म्यू की वैल्यू माइनस 2/5 आ रही है, वो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी। ये इसका मोस्ट जनरल फॉर्म आ गया, मतलब ये अब यूनिक सॉल्यूशन होगा क्योंकि मोस्ट जनरल इक्वेशन सॉल्यूशन में जब आप ये कंडीशंस लगा देते हैं तो ये एक यूनिक सॉल्यूशन आता है। अब आपका और किसी और का सेम ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, चाहे तरीका कोई सा भी फॉलो करें। और इससे चेक भी कर लेते हैं कि a1 वास्तव में 1 आ रहा है। आप यहाँ n की वैल्यू 1 डालें तो ये आ रहा है 12/20, यहाँ n की वैल्यू 1 डालें तो आ रहा है प्लस 2/5। प्लस 2/5 का मतलब होता है 8/20, 12/20 प्लस 8/20 20/20, तो a1 इक्वल टू 1। ऐसे ही n इक्वल टू 2 डालने पर a2 इक्वल टू 2 भी आ जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब सीधी सीधी बात है, यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व दिस होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ध्यान दीजिए, an माइनस 1 an माइनस 2 यानी सेकेंड ऑर्डर लीनियर रिकरेंस है ये। अब यहाँ पे लिख दो 1r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 4 इक्वल टू 0, सब कुछ एक तरफ ला करके। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई और ये इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हो गए। हम अभी तक जान चुके हैं जो भी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आते हैं r1 और r2, उसी के फॉर्म में हम आंसर लिख देते हैं। यानी इसका जनरल सोल्यूशन हो गया an इक्वल टू लैम्डा 4 की पावर n प्लस म्यू इंटू 1 की पावर n। अब कंडीशंस काम आएंगी, a1 और a2 आपको गिवन है। a1 दिया है 1,
A1 दिया है 1 तो यहाँ 1 रखें तो 4 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 1। A2 दिया है 3 तो 16 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 3। दोनों को सॉल्व किया तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ गई, सब्सटीट्यूट कर दी। अब ये रिकरेंस रिलेशन है और ये इसका एक्सप्लिसिट फॉर्म है, यानी an में आप n इक्वल टू 1 डालें पहला टर्म आ जाएगा, 2 डालें दूसरा टर्म आ जाएगा। और रिकरेंस रिलेशन की मदद से निकालें या इसकी मदद से निकालें, A3 A4 A5 सब सेम आना चाहिए। तो वेरीफाई करा के दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर आप A3 ऊपर से निकालेंगे तो ये आएगा 5 A2 माइनस 4 A1। नाउ व्हाट इज A2? A2 इज 3 तो ये 15 माइनस 4 A1, सो ये आंसर आना चाहिए 11। अब दूसरी तरह से A3 निकालें, यहाँ पे 3 डाल दो, 4 का क्यूब प्लस 2 बाई 6, 64 प्लस 2 66 बाई 6 11। तो इसका मतलब जो हमने फॉर्मूला निकाला वो बिल्कुल ठीक है। अब थ्योरम 3 जानने से पहले आपको एक उसका प्री रिक्वेस्टेड जान लेना चाहिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट। कुछ लोगों को ये बात पता भी होगी कि अगर कोई फंक्शन fx दिया है x माइनस अल्फ़ा की पावर n इंटू जी एक्स, तो fx इक्वल टू 0 के n रूट्स अल्फ़ा हैं, मतलब इसका अल्फ़ा n बार रूट है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं और प्रोडक्ट रूल लगाऊं तो x माइनस अल्फ़ा की पावर n इंटू जी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग रहा है n इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा की पावर n माइनस 1 इंटू जी एक्स प्लस x माइनस अल्फ़ा की पावर n एज इट इज़ इंटू जी डैश एक्स। जी डैश एक्स का मतलब है जी एक्स का डिफरेंशिएशन। अब इसमें से x माइनस अल्फ़ा की होल पावर n माइनस 1 कॉमन हो गया और ब्रैकेट में कुछ टर्म्स बचे। तो अब हम देख रहे हैं इसका तो अल्फ़ा n बार रूट था, लेकिन डेरिवेटिव का अल्फ़ा n माइनस 1 बार रूट है। यानी कि अगर किसी फंक्शन का कोई रूट अल्फ़ा n बार है तो उसके डेरिवेटिव का n माइनस 1 बार होगा, उसके डबल डेरिवेटिव का n माइनस 2 बार होगा। यानी जितनी बार आप डिफरेंशिएशन करते जाएंगे एक एक रूट अल्फ़ा कम होता जाएगा। और अगर हमारे पास fx के n रूट्स अल्फ़ा हैं तो मैंने उसका n माइनस 1 बार डिफरेंशिएशन किया तो उसका एक रूट अल्फ़ा ज़रूर होगा। और फाइनली जब n बार डेरिवेटिव कर देंगे आप तो फिर अल्फ़ा कोई रूट नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट अभी हम लगाने वाले हैं अगली थ्योरम में। थ्योरम 3 है, इफ r इज ए रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ m+1। मतलब क्या, r वो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है, अभी तक हम ये देख रहे थे कि उसमें रूट्स डिफरेंट आने चाहिए, लेकिन मान लो कोई रूट r उसमें m+1 बार उसका रूट हुआ, देन लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन विल हैव फॉलोइंग सॉल्यूशंस। मतलब ये तो सबको पता है r की पावर n उसका सॉल्यूशन होगा, साथ ही साथ n इंटू आर की पावर n भी उसका सॉल्यूशन होगा, n स्क्वायर इंटू आर की पावर n भी उसका सॉल्यूशन होगा, और n की पावर m r की पावर n भी उसका सॉल्यूशन होगा। ऐसा लग रहा है जैसे ये तो वही फंक्शन ले लिया r की पावर n जो होता है, ये डिफरेंशिएशन ले करके r का मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 बार डिफरेंशिएशन ले लिया और ये m बार डिफरेंशिएशन कर दिया हमने। तो देखते हैं कि कैसे प्रूफ कर सकते हैं। देखिए ये an प्लस सी वन an माइनस 1 प्लस सी टू an माइनस 2 प्लस सी के an माइनस के इक्वल टू 0 एक लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अगर इसमें कोई r सेटिस्फाई कराएं तो एक r की पावर n में पॉलिनोमियल बन गई, यानी क्या बन गई है, ये बन गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब मान लेते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का r जो है वो रूट है और वो n बार रूट है, मतलब r इसका रिपीटेड रूट है, वो भी कितनी बार, n बार। तो अगर मैं इसको, अगर एक बार भी वो रूट रिपीट हो रहा है तो इसको हम r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r। तो क्या होगा, ये डिफरेंशिएशन है एन आर की पावर n माइनस 1 सी वन एन माइनस 1 आर की पावर n माइनस 2 प्लस सी टू एन माइनस 2 आर की पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन, लास्ट में n माइनस के सी के आर की पावर n माइनस के माइनस 1 इक्वल टू 0। ये डिफरेंशिएशन हो गया।
अब मैं क्या करता हूँ, इसमें r का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे मैंने r का मल्टीप्लाई किया तो n r की पावर n, ये पहला टर्म हो गया। दूसरा हो गया c1 n माइनस वन r की पावर n माइनस टू था, एक r और आ गया तो r की पावर n माइनस वन। ऐसे तीसरा टर्म, चौथा टर्म सब बदलते चले गए, सब में एक एक r बढ़ गया। अब आप इसे ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है जैसे एन आर की पावर एन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एन आर की पावर एन की जगह मैंने ए एन लिख दिया, तो एन माइनस वन आर की पावर एन माइनस वन की जगह ए एन माइनस वन हो जाएगा, एंड सो ऑन, या एन माइनस टू या ए एन माइनस के। तो ऐसा लग रहा है जैसे एन आर की पावर एन भी इसका सॉल्यूशन हो गया, और ऐसा तभी संभावना ऐसी जब डिफरेंशिएशन को भी आर सेटिस्फाई कर रहा हो, यानी आपने इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है। अब मान लो ऊपर वाले को आर नॉट सेटिस्फाई कर रहा था, से आर नॉट, मतलब आर तो एक वेरिएबल है ना, तो आर नॉट की पावर एन उसका सॉल्यूशन था। अब वही उसी डिफरेंशिएट करके आप उसी के टर्म्स में फिर से आर नॉट रखेंगे, तो एन आर नॉट की पावर एन भी उसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये तभी संभव है जब वो रिपीटेड रूट हो। तो इस एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। मान लो एक होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन आपको दिया है, ए एन इक्वल टू 6 ए एन माइनस वन माइनस 9 ए एन माइनस टू। सब कुछ लेफ्ट में लिया है, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका -6, उसका +9 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई आर स्क्वायर माइनस 6r प्लस 9 इक्वल टू 0। इसके दोनों रूट्स 3 और 3 इक्वल आ रहे हैं। अब क्लियर है कि इफ r रेज टू पावर n इज ए सॉल्यूशन, देन n इंटू आर रेज टू पावर n इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन। सिंस इसकी मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट 2 है, इसलिए बस एक ही नीचे उतरेंगे, अगला वाला नहीं होगा। n स्क्वायर आर की पावर n मतलब n स्क्वायर आर की पावर n नहीं ले पाएंगे आप। तो ध्यान दीजिए, 3 की पावर n एक इसका सॉल्यूशन है, तो 3 की पावर n इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। चलो रखते हैं, an को रखा 3 की पावर n, -6 3 की पावर n माइनस वन, -9 3 की पावर n माइनस टू। तो 3 की पावर n हुआ, ये 2 इंटू 3 की पावर n हुआ, और ये भी 3 की पावर n हो गया। सब कुछ कैंसिल होकर इक्वल टू 0, सेटिस्फाइंग। अब देखते हैं n इंटू 3 की पावर n भी इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं। तो n इंटू 3 की पावर n यहाँ रखा 6, n की जगह अब n माइनस वन यूज़ करना है, n माइनस वन 3 की पावर n माइनस वन, और ये +9 n माइनस टू 3 की पावर n माइनस टू। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, यहाँ आ जाएगा 6 के साथ 3 की पावर n माइनस वन मल्टीप्लाई होगा, तो एक 3 इसमें चला गया, 3 की पावर n माइनस 2n 3 की पावर n प्लस 6 3 की पावर n माइनस वन, तो वो 2 इंटू 3 की पावर n हो गया। और ये 9 इस 3 की पावर n माइनस टू में मर्ज हो गया, तो 3 की पावर n हो गया। तो n इंटू 3 की पावर n माइनस 2 इंटू 3 की पावर n, क्लियरली 2 इंटू 3 की पावर n इससे कैंसिल हो गया, और ये तीनों भी कैंसिल हो गए इक्वल टू 0। ओके, यानी n इंटू 3 की पावर n भी इसका रूट है। अच्छा, अगर मान लो ऐसा 3 रूट्स 3 होते तो एक स्टेप हम और नीचे उतर जाते हैं। अभी आप एक स्टेप और नीचे उतरेंगे तो आप पाएंगे कि n स्क्वायर 3 की पावर n इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट। अब 3 की पावर n इसका एक सोल्यूशन था, n इंटू 3 की पावर n भी एक सोल्यूशन था, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लैम्डा इंटू 3 की पावर n प्लस म्यू इंटू n इंटू 3 की पावर n इज ऑल्सो ए सोल्यूशन। और ए एन की वैल्यू फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर n कॉमन, तो लैम्डा प्लस म्यू एन इंटू 3 की पावर n इज ए सॉल्यूशन। और याद रहे, अभी मैंने यहाँ इनिशियल कंडीशन की बात नहीं की है, तो जो भी इनिशियल कंडीशंस होंगी यानी A1 और A2 गिवन होगा, आप समझ लें कि ये सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, तो इसमें 2 कंडीशन चाहिए होती हैं, A1 और A2, तो उससे लैम्डा और म्यू निकल आएगा, और फाइनली फिर AN का आंसर आ जाएगा।